गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज 11 अगस्त है और आज के हिंदू न्यूज़पेपर का एक बहुत बढ़िया एडिटोरियल जो मैंने आपको पिकअप किया आपके लिए, और इसका टॉपिक है द मेन ब्रिक्स टू यूज़ इन इंडियाज स्टील फ्रेम। बहुत सुंदर सा ये है, ये सिविल सर्विसेज के बारे में है, जिसके एग्ज़ाम के थ्रू सिविल सर्वेंट्स यानी आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स बनते हैं। इससे पहले हम शुरू करें, थोड़ा सा एक छोटा सा एक कोट है, इस पे मैं आपका ध्यान चाहूँगा। कोट कहता है, समटाइम्स द स्मॉलेस्ट स्टेप टेकन इन द राइट डायरेक्शन ends up being the biggest step of our life। छोटा सा कोट है और इसमें बहुत सुंदर सा मैसेज है। इसके अंदर दो चीज़ें इम्प्लाइड हैं कि पहले हमको राइट डायरेक्शन पे चुननी है और उसकी तरफ एक कदम लेना है। अगर वो हमने ले लिया तो हो सकता है कि उस सही दिशा में लिया गया हमारा पहला कदम, छोटा सा कदम, हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा कदम बन जाए, हमको अपार सफलता मिल जाएगी। छोटे कोटेशन बड़े काम के होते हैं। अब चलिए आप बात करते हैं मेन आर्टिकल पे, मेन आपके एडिटोरियल आर्टिकल पे। ये थोड़ा लंबा है तो टाइम लगेगा, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की हैं, ठीक है। और इसके जो हेडलाइन है ना, उससे भी आपने सीखना है कि इंडिया का जो स्टील का फ्रेम है, फ्रेम तो स्टील का होता नहीं है, लेकिन मान लिया कि स्टील का फ्रेम है, ठीक है। उसमें जो ईंटें लगनी है ना आपका, तो वो कौन सी ईंटें हैं? ये जो ईंटें लगेगी किसी फ्रेम का, मतलब कोई भी आपका आकार, ईंटें का मतलब हो गया आपका इसमें आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स, ठीक है। तब आपकी जो रचना है या संरचना है वो मौजूद बनेगी। फिर सब हेडलाइन है इसकी, कंपैशन का अर्थ होता है दया, काइंडनेस, है ना। ये सबको आना चाहिए, मैं 20 बार करा भी चुका हूँ क्लास में इसके बारे में। कंपैशन का अर्थ होता है दया, ठीक है, काइंडनेस। कंपैशन, काइंडनेस, ठीक है। ये नाउन है और उसका एडजेक्टिव बनता है कंपैशनेट। वी शुड बी कंपैशनेट टुवर्ड्स द पुअर। काइंड एडजेक्टिव हो गया, काइंड। कंपैशन एंड ऑनेस्टी आर व्हाट, आपको भी ऐसे सेंटेंस बनाने आने चाहिए, ठीक है। आर व्हाट मस्ट गाइड सक्सेसफुल एंट्रेंस। एंट्रेंस का मतलब क्या होता है कि जो भर्ती हो रहे हैं, ठीक है, आपका इनटू द स्टिल फियर्सली कंपेटिटिव सिविल सर्विस। उसको प्रोनाउंस करना आपने कंपेटिटिव, कॉम्पिटिटिव नहीं कहना, कंपेटिटिव, है ना आपको। तो वो ऑथर कह रहा है, ये हेडलाइन है, सब हेडलाइन है कि ये दो गुण होने चाहिए कि जिससे कि हमारे जो सिविल सर्वेंट्स हैं, आईएएस और आईपीएस ऑफिसर, इन दो चीज़ों से वो गाइड होने चाहिए इस फियर्सली कॉम्पिटिटिव कंपेटिटिव सिविल सर्विस एग्जाम्स में। फियर्सली कॉम्पिटिटिव का क्या हुआ कि जिसमें बहुत ही ज़बरदस्त, ठीक है ना, आपका वो है, कंपटीशन है, बहुत ज़बरदस्त प्रतिस्पर्धा है। फियर्स का मतलब इस सेंस में इसका, अदरवाइज फियर्स का मतलब तो डेंजरस होता है, लेकिन फियर्सली कंपेटिटिव का अर्थ हो गया आपका कि जिसमें जो आपका प्रतिस्पर्धा है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। हर बात सही है, इसमें बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे आपको अभी। तो आगे मेन टॉपिक में चलते हैं, उसको पढ़ना शुरू करते हैं, ठीक है। When the Union Public Service Commission, शॉर्ट में लिखा यूपीएससी, announces the results of the civil services main examination every year and the list of successful candidates। तो जब कभी भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ये रिजल्ट अनाउंस करती है और जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स है उसकी लिस्ट को जारी करती है, और कैसे रूप में जारी करती है? एमिट्स ऑल द फैनफेयर। ऑल द फैनफेयर का अर्थ होता है पब्लिसिटी। ये वर्ड सबको आना चाहिए, फैनफेयर। फैनफेयर का अर्थ होता है पब्लिसिटी। खूब सारी पब्लिसिटी की जाती है, अखबारों को और न्यूज़पेपर्स को, चैनल्स को इंटरव्यू दिए जाते हैं, उनको बताया जाता है कि इतने लोगों ने भाग लिया, इतने लोग उसमें सफल हुए, इतने लोग उसमें से जनरल कैटेगरी थे, इतने आपके
आप पिछड़े वर्ग के थे, बैकवर्ड क्लासेस के थे, इतने एसटी थे, एससी थे, इसमें इतनी महिलाएं थी, इसमें इतने थे जो दृष्टि से बाधित थे, इसमें इतने थे ऐसे जो फिजिकली चैलेंज थे, ये सब आंकड़े आते हैं उसमें, ठीक है। तो ऑथर कह रहा है कि इस फैनफेयर के साथ में उसको पब्लिश किया जाता है, उसकी पब्लिसिटी की जाती है ना आप। इट इज़ लेजिटिमेट, यहाँ लेजिटिमेट वर्ड का अर्थ है बच्चों फेयर, उचित। लेजिटिमेट का अर्थ होता है दूसरा भी, है ना, एक्सेप्टेबल बाय लॉ, लेकिन यहाँ पर लेजिटिमेट का अर्थ है फेयर, रीजनेबल। और आपको भी सेंटेंस बनाने आने चाहिए, नहीं तो कई फिल इन द ब्लैंक में प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। इट इज लेजिटिमेट फॉर अस टू रिफ्लेक्ट ऑन ए फ्यू फंडामेंटल क्वेश्चंस। तो जब ये डिक्लेयर करते हैं तो इसलिए हमारे लिए भी उचित है कि हम कुछ बेसिक सवालों, फंडामेंटल का अर्थ कहता है बेसिक सवालों पे रिफ्लेक्ट करें। और ये अच्छा फ्रेज है, टू रिफ्लेक्ट ऑन समथिंग का अर्थ होता है उस पर गहन विचार करना, टू थिंक डीपली, टू पॉन्डर, टू मेडिटेट, ये इसके मीनिंग होते हैं, ठीक है। तो हमको भी कुछ सवालों पे जो बिल्कुल बेसिक सवाल है, फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं, बुनियादी सवाल हैं, ठीक है, उनके ऊपर गहराई से विचार करना चाहिए, ये उसका कहने का अर्थ है, ठीक है। क्यों करना चाहिए आगे आपको मिलेगा। आर द राइट टाइप ऑफ मैन एंड वीमेन आर बीइंग इंडक्टेड इनटू, ये जो बीइंग इंडक्टेड इनटू है ना, इसका अर्थ होता है रिक्रूटेड, है ना, आपका गिवन अपॉइंटमेंट, इसका फ्रेज है बी इंडक्टेड इनटू, ठीक है, समथिंग, इसका अर्थ होता है बी रिक्रूटेड, यू नो, बी अपॉइंटेड, ठीक है। नाउ गर्ल्स आर बीइंग इंडक्टेड इनटू एयरफोर्स, ठीक है, ये आना चाहिए आपको, इंडक्ट इनटू। तो वो कह रहा है, ऑथर कह रहा है कि हम जो हायर ब्यूरोक्रेसी, ये हायर ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, लोअर ब्यूरोक्रेसी में दूसरे आते हैं जो नॉन आईपीएस और नॉन आईएएस ऑफिसर आते हैं, वो सारे, ठीक है। तो हमारी हायर ब्यूरोक्रेसी है वो, क्या ऑथर कह रहा है, क्या उसमें सही तरह के लड़के और लड़कियों का चुनाव हो रहा है, उनको लिया जा रहा है। फिर कहा जा रहा है इज देयर एनी मिड करियर रिव्यू, और क्या ऐसा हमारे पास में कोई बंदोबस्त है कि उनकी परफॉर्मेंस का उनके नौकरी के बीच में, इसको मिड करियर समझ गए आपका, भाई आपने 4-5 साल सर्विस कर ली तो उसके बाद में उनकी परफॉर्मेंस, जो उनका प्रदर्शन है, उसकी समीक्षा करने का हमारे पास में कोई व्यवस्था है क्या, और ऐसा क्यों करना है, सो दैट, ये तुमको समझ आना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी भी है, सो दैट द मिसफिट वो होते हैं जो उस जगह पे फिट नहीं है। मिसफिट का अर्थ क्या हो, नॉट फिट टू बी केप्ट। क्योंकि कई बार उनका सिलेक्शन हो जाता है, उसमें तो क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते आप, सिलेक्शन तो हो जाता है, तभी तो सरकार ने 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रखा हुआ है। आपको भी कह रहा हूँ, ये मैं सुना नौकरी लगे तो आपको रख लेगा, अगर आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं मिली तो 6 महीने में आपको बाहर निकाल सकता है कोई, लेकिन भगवान ना करे कोई किसी को निकाले, क्यों निकाले, और कोई निकालता भी नहीं है जब तक कि कोई बहुत ही, जिसकी परफॉर्मेंस बहुत बुरी हो, ठीक है। और ये अदरवाइज प्रोबेशन पीरियड क्यों रखती, जो कहते हैं परीक्षाधीन समय अवधि, तो इसलिए कि अगर किसी की सिलेक्शन जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें किसी कमजोरी की वजह से कोई मिसफिट आदमी सिलेक्ट हो गया तो उसको नौकरी से बाहर निकाला जा सकता है, क्योंकि वो जब तक वो प्रोबेशन पीरियड पूरा नहीं करता है तो वो परमानेंट नहीं होता है, और जब तक परमानेंट नहीं होता है तो उसको नौकरी से आराम से निकाला जा सकता है, कोर्ट में भी केस नहीं लगता है, आपको बताना। और या फिर कोई आदमी डिसऑनेस्ट हो, ठीक है, तो जो मिसफिट है और डिसऑनेस्ट आर वीडेड आउट। वीड आउट का अर्थ होता है बाहर निकालना, ये एक फ्रेज है वीड आउट। ये तो यूँ आपको पता है, वीड का मतलब खरपतवार होता है, घास जहाँ उग जाती है, जंगली घास है ना, उसको वीड कहते हैं। अगर मैं आपको कहूँ योर लॉन नीड्स वीडिंग, ये सब शब्दों के प्रयोग आपको आने चाहिए। इसका मतलब आपके लॉन में खरपतवार तो समझते होंगे, वो उग गई है तो उसको निकाल के फेंकना पड़ेगा, है ना आपका। और ये जो फ्रेज है टू वीड आउट, इसका अर्थ होता है टू गेट रिड ऑफ, ऐसे लोगों को हटाना जो अनवांछित हैं, टू गेट रिड ऑफ समबडी हु इज अनवांटेड। सरकारी महकमे में आपकी नौकरी लगेगी ना, तो पुरानी फाइलों को भी वीड आउट किया जाता है,
तो फाइल जो होते हैं ना, फाइल, उनको वीड आउट करने का अर्थ क्या हो, जो अब काम की नहीं है, बेकारी है, ये तो ढेर लगा रहेगा, रिकॉर्ड रूम में उनकी जगह नहीं होती है, नौकरी करोगे, सब चीज़ें आपको समझ आएंगी। ठीक है, ये समझेंगे आप कहाँ, जो ताकि वो ऑथर कह रहा है कि हमारे पास में मिड करियर नौकरी के बीच में जगह जगह ऐसा बंदोबस्त होना चाहिए, उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी समीक्षा, रिव्यू में समीक्षा की जा सके, और उसमें जो आदमी मिसफिट है या डिसऑनेस्ट हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए। उससे क्या होता है, उससे एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रेंथन होता है। बोथ दीज क्वेश्चंस आर एक्सट्रीमली रेलेवेंट। रेलेवेंट का अर्थ होता है सार्थक हैं दोनों, सब दोनों। ऐसा नहीं करेंगे तो फिर बेईमान भर जाएंगे पूरे पूरे। रेलेवेंट मीन्स पर्टिनेंट, ये वर्ड सबको आना चाहिए कि इसका रेलेवेंट का अर्थ क्या होता है। बहुत सुंदर वर्ड है रेलेवेंट, ठीक है ना। द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड इज नॉट रेलेवेंट टू द सब्जेक्ट, इज नॉट पर्टिनेंट टू द सब्जेक्ट। सेंटेंस भी बनाने आने चाहिए आपको। अगर आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो इन शब्दों के, तो वो आपके फिल इन द ब्लैंक में काम नहीं आएंगे, और फिलअप में भी यार सिनोनिम एंटोनिम में भी काम नहीं आएंगे। रेलेवेंट का अर्थ होता है पर्टिनेंट। पर्टिनेंट मीन्स सब्जेक्ट से रिलेटेड, ये भी ध्यान रखना आपने। ठीक है, एंड एक और दे रहा हूं आपको, जर्मेन। ठीक है, इफ आई से दिस इश्यू इज नॉट जर्मेन टू द टॉपिक ऑफ डिस्कशन, बोलना सीखो। दिस इश्यू इज नॉट जर्मेन। जर्मेन का अर्थ हो गया विषय संगत, हिंदी में लिखना, जर्मेन टू द पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इन सबके साथ में टू लगाना, प्रीपोजिशन, जर्मेन टू, रेलेवेंट टू, पर्टिनेंट टू। ठीक है, इसका भी ध्यान रखना विशेष आपने, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ। ठीक है, तो ऑथर कह रहा है, और ऑथर छोटे मोटे नहीं है, आपका ध्यान रखना, ये आपके पुराने डिप्लोमेट हैं। ठीक है, और साइप्रस में वो एम्बेसडर रहे हुए हैं। इफ यू वांट टू सी एन अपग्रेडेशन, अगर उसमें आप अपग्रेडेशन चाहिए इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस टू द पुअर। देखो बच्चों, ये अफसर भले बनते हैं, लेकिन ये सिविल सर्वेंट कहलाते हैं। इनका काम होता है गरीबों की सेवा करना। ये भारतीय सेवा है, भारतीय सेवा है। होता क्या है कि हमारे यहाँ तो अनपढ़ है ना आपका, तो उनको माँ बाप समझ लेते हैं। अरे माँ बाप मत समझो उनको, वो आपके लिए ही हैं। आप नहीं होते तो फिर ये आईएएस ऑफिसर काय के लिए होते, आपको सर्व करने के लिए वो बनते हैं। ठीक है, तो उनका काम होता है। तो ऑथर कह रहा है कि ये जब करेंगे तभी तो गरीबों की जो सेवा है ना, उसकी जो क्वालिटी है, उसमें जो आपका उनका क्वालिटी स्तर है, उसमें अपग्रेडेशन होगा, उसमें सुधार होगा, वो ऊंची दिशा की तरफ बढ़ेंगे। समझ आगे आपका नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू। तो जल्दी भी करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत लंबा है। स्टिल अ मेजर ड्रॉ। अब जैसे आया बच्चों, कई बार क्या होता है, छोटे छोटे शब्द हमको कई बार परेशान करते हैं। अब ड्रॉ का मतलब तो आपको आता है, ड्रॉ का मतलब खींचना होता है। ठीक है, सम विमेन आर ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम द वेल। ठीक है, आई सॉ अ हॉर्स ड्रॉइंग अ कार्ट, तो घोड़ा गाड़ी खींच रहा था। लेकिन इस संदर्भ में, इसलिए मैं कई बार आपको कहता हूँ कि शब्दों का प्रयोग, कंटेक्चुअल मीनिंग, वो सीखना बहुत जरूरी है। तो इसमें संदर्भ में ड्रॉ का अर्थ क्या होगा, यहाँ तक ड्रॉ का मतलब खींचना है। ड्रॉ का मतलब वो भी होता है जब कोई लॉटरी निकल जाए, उसको ड्रॉ कहते हैं आप। ड्रॉ मनी फ्रॉम द बैंक, वो भी कहते हैं पैसा निकालना। लेकिन यहाँ पर ड्रॉ का अर्थ क्या है पता है? इसमें ड्रॉ का अर्थ क्या है? स्टिल अ मेजर ड्रॉ का अर्थ हो गया कि सिविल सर्विसेज ऐसा कंपटीशन है कि जिसमें लोग बहुत बड़े तादाद में आकर्षित होते हैं। ड्रॉ का मतलब यहाँ पर खींचना हो गया, ये मेजर ड्रॉ है। ठीक है, अब किसी ने कहा कि ये टीमें हल्की हैं, बट इट इज स्टिल अ मेजर ड्रॉ। इसका मतलब क्या होगा, बहुत सारे लोग इसमें अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अब मेजर ड्रॉ उसको कहते हैं। अब मेजर ड्रॉ मीन्स समथिंग दैट अट्रैक्ट्स, सब आना चाहिए अब। समथिंग दैट अट्रैक्ट्स, ठीक है, अ लॉट ऑफ पीपल टू इट। ठीक है, जो अपनी तरफ बहुत सारे लोगों को आकर्षित करे, उसको मेजर ड्रॉ कहते हैं। ठीक है, और बात सही है, क्योंकि सबके लिए होता है चैलेंज कि मैंने आईएएस ऑफिसर बनना है, आईएएस की तैयारी करनी है। आप लोगों को करनी चाहिए, आजकल तो बहुत आसान हो गया है, मुश्किल नहीं है, लेकिन ढंग से तैयारी करनी पड़ेगी तब होगा। एनीवे, द यूपीएससी हैज विदाउट डाउट, विदाउट डाउट मीन्स में कोई शक नहीं है। ठीक है, अ वेरी स्ट्रेनवस प्रोटोकॉल। इसमें दो शब्द मैंने हाईलाइट किए, एक तो स्ट्रेनवस। स्ट्रेन्यूअस का अर्थ होता है टफ, हार्ड, मुश्किल, आसान नहीं है वो।
ठीक है, आर्डुअस इसके सुनने में, ठीक है, डिफिकल्ट, हार्ड। और प्रोटोकॉल का तो सिस्टम किसी भी चीज का, मेथड, सिस्टम इज कॉल्ड प्रोटोकॉल। कोरोना में क्या होता है, लोगों को जो कोरोना टेस्ट पॉजिटिव हो जाते हैं तो दे हैव टू फॉलो अ मेडिकल प्रोटोकॉल। तो मेडिकल प्रोटोकॉल में सिस्टम बना हुआ है कि पहले उसको देखेंगे कि ज़्यादा तो नहीं है, ज़्यादा है, लंग्स पे इफेक्ट तो नहीं है, तो ये देंगे, वो देंगे, ऑक्सीजन देंगे, वेंटिलेटर रखेंगे, ये सब, ठीक है, इट इज कॉल्ड प्रोटोकॉल सिस्टम। प्रधानमंत्री बाहर जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल बना हुआ है कि उनकी अगवानी कौन करेगा, कौन को एयरपोर्ट पे रिसीव करेंगे, सब प्रोटोकॉल कहलाते हैं, ठीक है। तो ऑथर ये कह रहा है, इसका सेंस ये हो गया, मैं इसको थोड़ा नीचे रखता हूं उसके सामने देख सको आप, कि अभी भी बड़ा टफ सिस्टम है यूपीएससी का, आसान नहीं है, ठीक है। द प्रोसेस इज क्लिनिकल। अब मैं आपको कहूँ, अगर आपका ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, अब मैं आपको कहूँ क्लिनिकल का अर्थ क्या होता है, तो क्लिनिकल वर्ड जो है आपने, ठीक है, बहुत सुना अभी कोविड-19 के चक्कर में, अपन कहते हैं इसकी क्लिनिकल ट्रायल हो रही है, ये तो सबको आता होगा, क्लिनिक से संबंधित है। क्लिनिक मतलब क्या होता है, डिस्पेंसरी। अगर मैं आपको कहूँ मैं डॉक्टर हूँ और मेरे यहाँ पर मेरा एक क्लिनिक है, तो क्लिनिकल डिस्पेंसरी, बहुत बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, ये डिस्पेंसरी है जहाँ पर मैं पेशेंट को देखता हूँ, दवाई देता हूँ, तो उससे संबंधित तो क्लिनिकल हो गया आपका। लेकिन इसमें क्लिनिकल का अर्थ क्या है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आपने ढंग से नहीं पढ़ा, चीज़ों को समझने की कोशिश नहीं की, तो छोटे छोटे शब्द आपको परेशान कर सकते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ कि इस संदर्भ में क्लिनिकल वर्ड का अर्थ क्या है। यहाँ पर क्लिनिक का अर्थ है लॉजिकल, ध्यान रखना आप, कैसे वो भी समझाता हूँ आपको। ऑब्जेक्टिव, ये शब्द को समझने की कोशिश करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही तो है। न पढ़ने का फायदा क्या हो अगर आपको समझ नहीं आया कि यहाँ पर क्लिनिकल का अर्थ क्या है। अपन कहते हैं ना, इसकी वैक्सीन की क्लिनिकल ट्रायल हो रही है, जिसका मतलब क्या हुआ, लोगों को दी जा रही है, क्लिनिक में ट्रायल हो रही है, लोगों पे लगाए जा रहे हैं, फिर उसका देखेंगे प्रभाव क्या रहता है या नहीं। लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ क्लिनिकल नहीं, यहाँ पर ना कोई क्लिनिक है, ना उसकी कोई ट्रायल चल रही है दवाई की या किसी वैक्सीन की, ठीक है। क्लिनिकल का अर्थ होता है ऑब्जेक्टिव। ना ऑब्जेक्टिव का अर्थ क्या हुआ कि उसमें एक सीधे दृष्टिकोण से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, उसमें किसी तरह का किसी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, इसको समझने की कोशिश करना। इसको दूसरा आपका सुनाने वजह कि डिस्पैशनेट। और मेरे को ये चिंता है कि अगर ये शब्द आपको नहीं आएंगे संदर्भ में, तो इनका अर्थ आप कभी नहीं जान पाओगे। अब आप, मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझना। नाउ क्लिनिकल का अर्थ ऑब्जेक्टिव या डिस्पैशनेट का अर्थ होता है कि उसमें आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। जैसे एक डॉक्टर है, क्लिनिक में किसी का इलाज कर रहा है, ठीक है, और उसको उसने चीरा देना है, छोटा सा ऑपरेशन है, बड़ा ऑपरेशन करना है, तो करना है, तो वो पीड़ा में करा रहा है, तो उसकी पीड़ा से डॉक्टर को कोई दर्द होने वाला नहीं है, तकलीफ होने वाला नहीं है, ध्यान रखना। आप उसको अपना काम करना है, चाहे सामने वाली पीड़ा हो चाहे ना हो। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो बिल्कुल इनसेंसिटिव है, वो नहीं कह रहा हूँ मैं आप, क्योंकि इस प्रोसेस में ऐसे ही होना पड़ता है आपको। चाहे कोई कैसा भी दिखे कि लड़का बेचारा बहुत ही गरीब परिवार का है, इसकी मदद कर दें, जी नहीं। ये जो प्रोसेस है आईएएस ऑफिसर के सिलेक्शन की, आईपीएस ऑफिसर सिलेक्शन की, ये क्लिनिकल है, इसमें किसी का पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। और एक यही संस्था बची हुई हमारे भारत में जो पूरी तरह से अभी तक ईमानदार है, कभी इसके पेपर आउट नहीं हुए, कोई आपका केस नहीं आया, एक भी, वर्षों से चली आ रही है। खास की सारी सिलेक्शन के जितने भी आपके, चाहे स्टेट के हों सेंट्रल के हों, सब ऐसे बन जाएं तो बेईमान कभी चुने ना जाएं आप। हाँ, बेईमान तब चुने जाते हैं जो रिश्वत देते हैं, वो बस बैकडोर से एंट्री मार लेते हैं। आई होप कि आपको क्लिनिकल शब्द का अर्थ आ गया। ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का अर्थ जो सब्जेक्टिव नहीं हो। सब्जेक्टिव होता है जिसमें आपका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट होता है। ऑब्जेक्टिव केवल आपने जो ऑब्जेक्ट को सामने रख के काम करना है, जो आपका एम है। एम क्या है कि सब बहुत अच्छे लड़कों को चुनना है, जो ईमानदार हो, जिनमें काइंडनेस हो और गरीबों की सेवा करने का उनमें अंदर भाव हो, उनको चुनना है मैंने। आप समझ गए क्लिनिकल, ये ध्यान रखना। क्लिनिकल ट्रायल चल रही है इस मेडिसिन की, वो अलग चीज़ है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव तो क्वेश्चन होता है ना, ऑब्जेक्टिव उसका एक ही आंसर होता है,
और जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव आंसर्स, उसमें ऐसे टाइप होते हैं, तो किसी को टीचर ने मूड किया 10 में से 8 देगा, किसी को 10 में 10 दे देगा, कभी 10 में से 2 देगा। ऑब्जेक्टिव मतलब एक ही नंबर मिलता है या 2 नंबर जो भी है, ठीक है, उसमें कम ज़्यादा नहीं हो सकते, उसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव। देयर इज रीजन टू बिलीव, ठीक है ना, और ऐसा हमारे पास में उचित कारण है इसको बिलीव करने का। क्या बिलीव करने का? द यूपीएससी एज एन ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन विल अलाउज नो लैटिट्यूड to the few venal element they may occasionally be inadvertently drawn into the various stages of the selection process। ये बहुत ध्यान से पढ़ो आपका, ठीक है। और जैसे मैंने आपको कहा कि ये एक जो यूपीएससी है एक बहुत ही ऑनेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो किसी को कोई लैटिट्यूड नहीं देती। लैटिट्यूड का मतलब क्या कहेंगे उसको? लैक्सिटी, ठीक है ना। आपका लैटिट्यूड का अर्थ हो गया लीवे भी कहते हैं उसको, ठीक है ना। फ्रीडम टू एक्ट एज पर योर ओन विश इज कॉल्ड लैटिट्यूड। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अपने मेरे नीचे जो काम करते हैं, नेवर गिव देम एनी लैटिट्यूड, तो अपनी मर्जी से काम करने का उनको पास में कोई वो नहीं होता, उनको फ्रीडम नहीं है, तो उसको लैटिट्यूड कैसे लिख सकते हो? लैटिट्यूड के दूसरे अर्थ भी हैं कि भाई आपका क्या कहाँ से होता है, वो इक्वेटर से आपकी कितनी दूरी है वो कहते हैं लैटिट्यूड, जीएमटी से कितनी दूरी है तो आपका लॉन्गिट्यूड। लेकिन यहाँ पर संदर्भ में कैसे मीनिंग चेंज आता है, तो लैटिट्यूड का अर्थ होता है फ्रीडम टू एक्ट एज पर योर ओन विश। ये नहीं मिलता उनको, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते आप। देयर इज नो लैटिट्यूड टू द फ्यू विनल एलिमेंट्स। अब ये वर्ड आ गया विनल एलिमेंट्स, पहले शब्दों को सीख लो फिर समझाता हूं। विनल का अर्थ होता है करप्टिबल। एक बच्चों आपको करप्ट और करप्टिबल में अर्थ समझ आना चाहिए। करप्ट वो होता है जिसने रिश्वत ले ली है, बेईमानी कर ली है, वो करप्ट हो गया। करप्टिबल का अर्थ होता है जो करप्ट तो नहीं हुए हैं अभी, क्यों? रिश्वत नहीं ली उन्होंने, लेकिन वो करप्ट हो सकते हैं। आई समझे? अब तुम कल्पना करो कि यूपीएससी के अंदर ऐसे लोग आ जाएं जो ऑलरेडी करप्ट होते रह ही नहीं सकते, वो तो उनको निकाल देंगे बाहर। बल्कि यूपीएससी उन लोगों को भी ध्यान रखती है कि जो करप्ट हो सकते हैं, दे आर करप्टिबल। करप्ट एंड करप्टिबल यानी करप्ट हुए नहीं है, यानी करप्ट हो सकते हैं। कई कारण हो सकते हैं उसका, है ना। सबकी अपनी लिमिट। कोई 500 की रिश्वत ले लेगा और कोई 5000 को मना कर देगा, और 5 लाख देगा तो ले लेगा, तो ऐसा आदमी विनल कहलाएगा। विनल मीन्स करप्टिबल, हु कैन डू करप्टिबल प्रैक्टिसेस। ध्यान रखना, करप्ट हुआ नहीं, करप्ट होता तो फिर वो निकाल देते बाहर, उसको पकड़ लेते। एलिमेंट्स का तत्व, ठीक है। तो पहले शब्दों को सीखो, तो फिर उसको दोबारा उसमें चलता हूँ, ठीक है। और ड्रॉन, देखो फिर आपका ड्रॉ वर्ड्स का थर्ड फॉर्म आ गया ड्रॉन। ड्रॉ का मतलब अंदर खींच लेना उनको, इनएडवर्टेंटली, गलती से, जानबूझ के नहीं। इनएडवर्टेंटली वर्ड का अर्थ होता है अनइंटेंशनली। अभी तो अनइंटेंशनली होगा नेचुरली, तो इसको यूपीएससी ने ऐसे लोग थोड़े लिए हैं, पता है ये विनल है, इसको ले लेते हैं, गलती से आ गए वो, अनइंटेंशनली, चलो आपका इनडेलिबरेटली, ठीक है, नॉट डेलिबरेटली। ये बहुत सुंदर वर्ड है। आपसे गलती हो गई, आपने कहा ये मैं जानबूझ के तो नहीं कि, लेकिन हो गई आपका। दिस इज एन इनएडवर्टेंट मिस्टेक। इनएडवर्टेंट एडजेक्टिव हो गया बच्चों, ठीक है, और इनएडवर्टेंटली आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है। दिस इज एन इनएडवर्टेंट मिस्टेक, ये ऐसी गलती चलती हो गई है। ड्रॉन इनटू द वेरियस स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। अब ध्यान सुना, ऑथर क्या कह रहे इसको सुनो। यूपीएससी किसी भी व्यक्ति को कोई ऐसा मौका नहीं देती है कि वो अपना काम, कोई किसी भी काम को अपनी मर्जी से करे, नहीं। उनका एक प्रोटोकॉल है, सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ठीक है। और उन एलिमेंट्स को बिल्कुल भी लैटिट्यूड नहीं देते कि जो सिलेक्शन प्रोसेस के जो वेरियस स्टेजेस, अलग अलग स्टेज होती हैं, अलग अलग उसके स्तर होते हैं, वहाँ पर आ गए हो गलती से तो क्या करोगे? ये तो मैं आपको कह रहा हूँ। तो कई बार ऐसे लोग भी सेलेक्ट हो जाते हैं जो ईमानदार नहीं होते, हार्ड वर्किंग नहीं होते, ठीक है ना, आपका ओबिडिएंट नहीं होते। तो इसलिए सरकार ने 6 महीने का ये पीरियड रखा हुआ है, ठीक है। और जब देखते हैं कि इसका परफॉर्मेंस ठीक नहीं है, तो ऐसे किसी के पेट पे कोई लात मारता नहीं है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए तो वो निकाल भी सकते हैं, तो कोर्ट का केस भी नहीं बनता। आप ध्यान रखना, दैट मे अकेजनली भी। अब समझ आ गया आपको? अकेजनली मीन्स कभी कभार आ जाते हैं वो सिलेक्शन प्रोसेस के अलग अलग स्टेज में गलती से, तो उनको वो कोई लैटिट्यूड नहीं देते, उनको इनका कोई लैटिट्यूड, अपनी मर्जी से काम नहीं कर सकते आप, ठीक है।
और इसलिए ऑथर कह रहा है कि इवेल्युएटिंग उनका मूल्यांकन सिविल सर्विस रिक्रूट्स का, कि सिविल रिक्रूट्स क्या हुआ, रिक्रूट्स वो हो गए जो अभी भी भर्ती हुए हैं, ठीक है ना आपको, तो उनका इवेल्युएशन जो है आपका, उनका मूल्यांकन जो है किस आधार पर, उनके इंटेलिजेंस के आधार पर कि वो कितने बुद्धिमान है, उनके इंटेग्रिटी का अर्थ यहाँ पर ऑनेस्टी है, ध्यान रखना आपको, ऑनेस्टी। इंटेग्रिटी मतलब एक वो भी होता है जैसे देश की इंटेग्रिटी का, देश की अखंडता, और एक्चुअली सेम ही है, अगर किसी आदमी ने बेईमानी की तो खंडित हो गया वो, तो इंटेग्रिटी का दूसरा आपका ऑनेस्टी होता है, ठीक है, ध्यान रखना आप। ऑनेस्टी, प्रॉपर्टी, रेक्टिट्यूड, ये 2-3 शब्द हैं जो आपको आने चाहिए आपको, प्रॉपर्टी या रेक्टिट्यूड, और शब्दों को प्रोनाउंस भी करना है ना। अपराइटनेस ये और शब्द है, और देना, सबका मीनिंग ऑनेस्टी है। तो उनका मूल्यांकन जो है ना आपका बहुत मुश्किल एक्सरसाइज है, वो ऑथर कह रहा है, ठीक है ना, कि उनकी ईमानदारी का, कि कितने बुद्धिमान है, वो कितने ईमानदार हैं, ठीक है। तो ये करते तो हैं, लेकिन ये बड़ी मुश्किल एक्सरसाइज है। इफ वन टेक्स इनटू अकाउंट दैट मैनी एट्रीब्यूट्स गो इनटू द फैब्रिक ऑफ क्रेडिबल एंड परफॉर्मिंग सिविल सर्विस, कि होता क्या है ना, ऑथर कह रहा है कि टेक इनटू अकाउंट का अर्थ होता है कंसीडर करना, है ना, ये भी आना चाहिए फ्रेज आपको, टेक इनटू अकाउंट यानी टू कंसीडर। जब ये हम कंसीडर करते हैं कि जो सिविल सर्विस की जो परफॉर्मिंग सिविल सर्विस है, ठीक है, उनके जो फैब्रिक का अर्थ होता है उनका ताना बाना, उसको फैब्रिक कहते हैं। फैब्रिक मतलब देखो, आप देखो कैसे शब्दों का अर्थ चेंज होते हैं इस संदर्भ में। फैब्रिक का मतलब कपड़ा होता है, ये फैब्रिक बड़ा सुंदर है यार, कपड़ा, क्लोथ, लेकिन यहाँ फैब्रिक का अर्थ ताना बाना। ताना बाना वो होता है जिससे समाज बनता है, अपन कहते हैं फैब्रिक ऑफ सोसाइटी, ठीक है। क्रेडिबल का तो विश्वसनीय, ये वर्ड सबको आना चाहिए, क्रेडिबल और सुंदर वर्ड है। क्रेडिबल मीन्स ट्रस्टवर्दी, जिस पर विश्वास किया जा सके, ठीक है। और जो परफॉर्म करते हैं, जो आपका काम करते हैं, उनके अंदर बहुत सारे गुण होते हैं, तो उनको कैसे चेक करोगे आप? एक ही चीज़ तो नहीं होती है ना, बहुत सारे गुण देखने पड़ते हैं आप। तो ऑथर कह रहा है इसलिए इनको इवेल्युएट करना, इनका मूल्यांकन करना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर ऑथर कह रहा है ऑल्सो वी आर टू डाइवर्स अ नेशन, फिर ये भी है कि हमारा राष्ट्र जो है बहुत ही डाइवर्स है, विभिन्नताओं वाला देश है। डाइवर्स का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत ज़्यादा वेराइटी हो, ठीक है ना। वी हैव अ डाइवर्स कल्चर, कितने सारे कल्चर हैं, कितने सारी भाषाएं हैं, रंग रूप हैं, विद ए ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ राइजिंग एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। और इतनी सारी पॉपुलेशन है और उनकी अपेक्षाएं लगातार बढ़ रही हैं। टू कंस्ट्रक्ट अ वन साइज फिट्स ऑल रिफॉर्म फॉर्मूला, ऐसा कोई रिफॉर्म फॉर्मूला हो, ठीक है, जो एक ही साइज का हो, एक ही उसमें सिस्टम और सबको फिट करे, इसको कहते हैं वन साइज फिट्स ऑल। एक तरह का सिस्टम जो सबको फिट करे। तो कह रहे बहुत मुश्किल ऐसा काम करना। कितनी बार उनका मूल्यांकन करेंगे, हाँ, कैसे उनको बाहर निकालेंगे जो बेईमान है, बहुत मुश्किल काम है, आसान नहीं है। फिर भी अपना वो पूरा कोशिश करते हैं। तो बड़ा सुंदर सा है ये, इसको पढ़िए आपका। फिर इसमें लिखा हुआ देखो बच्चों, कोई भी चीज़ अगर हार्टनिंग है, हार्टन का तो मेक हैप्पी, हार्टन का तो होता है टू मेक हैप्पी, टू मेक समबडी हैप्पी। और डिस हार्टन का तो होता है टू मेक सैड, डिस लग गया तो खत्म हो गया, हार्ट, हार्ट दिल, डिस हार्टन, टू मेक समबडी सैड। तो बड़े सुंदर वर्ड है आपका। इट इज़ अ हार्टनिंग न्यूज़, आई हर्ड अ हार्टनिंग न्यूज़। अगर कोई न्यूज़ आप सुनते हो जो विच इज़ हार्टनिंग, तो आपको वो खुश करती है। अरे यार, आई वॉज डिसहार्टन्ड, ठीक है ना, टू फाइंड या टू नो दैट ही फेल्ड इन दिस टेस्ट, तो मुझे बहुत बुरा लगा। वट इज़ हार्टनिंग इज़ दैट सेवरल लाइक इंडियन यूथ टेक द एग्जामिनेशन। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि कई लाखों जो है बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। एग्ज़ाम के लिए इंग्लिश में हमेशा टेक का इस्तेमाल करना, टू टेक एन एग्जाम। गिव नहीं होता कभी बच्चों, आप ध्यान रखना, मैं 20 बार क्लास में बता चुका हूँ। टू टेक एन एग्जाम, आर यू ऑल्सो टेकिंग दिस एग्जाम, ऐसे बोलना आप, ठीक है, ओके, ठीक है। इट्स पॉपुलैरिटी, इसकी जो एग्जाम 8 का मतलब यूपीएससी की जो लोकप्रियता है, पॉपुलैरिटी है, कंटिन्यूज टू ग्रो, और ये लगातार ग्रो हो रही, बढ़ रही है। डिस्पाइट द मैनी हर्डल्स, हर्डल्स मीन्स रुकावटें, ऑब्स्ट्रक्शंस, इनके बावजूद उसकी जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ रही है।
हर्डल्स आता नहीं सो, हर्डल आपका सिंगुलर हो गया, हर्डल्स प्लूरल हो गया। हर्डल मीन्स ऑब्स्ट्रक्शन, अवरोध, गतिरोध, इम्पेडिमेंट, ठीक है, हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टिकल, ऑब्स्ट्रक्शन लिख दिया मैंने, ऑब्स्टिकल, ठीक है। हालांकि बहुत सारे हर्डल्स हैं, लेकिन फिर भी इसकी पॉपुलरिटी ग्रो हो रही है। और हर्डल में क्या क्या शामिल है? विच इंक्लूड, विच मीन्स इसमें जो शामिल है, इंक्लूड अ प्रिलिमिनरी वीडिंग आउट टेस्ट। अब सबसे पहले तो वो प्रिलिमिनरी वीडिंग आउट टेस्ट होता है नहीं होता है, जिसको अपन प्रिलिमिनरी टेस्ट कहते हैं, प्री IAS प्री, वो वीडिंग आउट टेस्ट तो है कि जो इंटेलिजेंट नहीं है, ईमानदारी का पता नहीं लगेगा, वो तो इंटरव्यू में लगेगा थोड़ा बहुत, लेकिन जो कमज़ोर इंटेलिजेंट नहीं है उनकी छंडी तो हो जाएगी। ये वीडिंग आउट टेस्ट है, मतलब इतनी सारी भीड़ को कम करने के लिए एक टेस्ट है, तो छांट दिया जाए उनमें से बढ़िया बढ़िया जो इंटेलिजेंट हो। पॉसिबली संभव था इसलिए बिकॉज द चैलेंजेस ऑफ ए पोजीशन इन पब्लिक सर्विस आर स्टिल अट्रैक्टिव एंड इंसेंटिव्स इन द फॉर्म ऑफ सैलरी अलाउंसेस आर इनलार्जिंग। इतने लोग क्यों देते हैं? वो इसलिए क्योंकि जो आपका ये नौकरी है, इसमें ये सर्विस बड़ी अट्रैक्टिव है, बड़ा मान मिलता है, सम्मान मिलता है, अच्छी अच्छी पोस्टें मिलती हैं, ठीक है। और साथ में इंसेंटिव्स जो हैं आपके, इंसेंटिव्स क्या होती हैं? तनख्वाहें या दूसरे आपके अलाउंसेज जो आपको मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ सैलरी एंड अलाउंसेज आर एनलार्जिंग, और वो भी बढ़ रहे हैं, तो इसलिए लोगों का इसमें आकर्षण है। दैट्स राइट। तो ऑथर कह रहा है आई एम हैप्पी, मैं इस बात को लेके खुश हूँ, दैट देयर आर मेनी सक्सेस स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम दी हिदैटो। अभी हिदैटो वर्ड आने से समझाता हूँ आप। तो ऑथर कह रहा है कि मैं बहुत खुश हूँ, ठीक है आपका, कि ऐसी बहुत बच्चों की सक्सेस स्टोरी हैं जो अभी तक, हिदैटो मीन्स अप टिल नाउ, ठीक है, टिल नाउ, ये वर्ड आंसर को आना चाहिए। हिदैटो का मतलब क्या होता है? हिदैटो का अर्थ होता है बच्चों, हिदैटो, इधर टू, इसको इधर टो नहीं है ना, इधर टू, इधर टू, इट मीन्स अप टिल नाउ, या अनटिल नाउ भी कह सकते हो, अभी तक। इधर टू नेग्लेक्टेड, जो अभी तक नेग्लेक्टेड सेक्शन थे सोसाइटी के, ठीक है, वो वहाँ के बच्चे अब नाउ दे आर मेकिंग ग्रेड। नाउ टू मेक ग्रेड करते होता है टू बिकम सक्सेसफुल, टू बिकम, ये सब अच्छे हैं, टू बिकम सक्सेसफुल। अगर उसने IAS का एग्जाम दिया और फेल हो गया तो ये कहेगा, फेल के बजाय कहेगा यार आई कुड नॉट मेक द ग्रेड, दा लगाना इसमें, मेक द ग्रेड। इसका मतलब क्या? आई फेल, इफ आई से आई कुड नॉट मेक द ग्रेड, इसका मतलब आई फेल। अब फेल पास ये कोई एकेडमिक एग्जाम नहीं, मैं ये भी क्लास में कई बार आपको बताता हूँ। अरे भाई सिलेक्शन जोन में आना होता है, पास फेल थोड़ी है, कोई एकेडमिक एग्जाम थोड़ी है, क्या पास वगैरह अगली क्लास में चले गए। सिलेक्शन जोन में आना होता, सिलेक्शन जोन में आ गए तो यू हैव मेड द ग्रेड, और नहीं आए हो तो फिर आपने ग्रेड नहीं बनाया, आप सफल नहीं हुए हो, ध्यान रखना, ठीक है, ये सब आना चाहिए आप, ठीक है। ऑल दिस डिस्पाइट द सिनिसिज्म, ये वर्ड बड़ा अच्छा है, पहले सीख लो सिनिसिज्म। इसको सीखने से पहले ये सीखो कि सिनिक क्या होता है, फिर इसका एडजेक्टिव सीखो सिनिकल, फिर सिनिसिज्म। तो सिनिक वो आदमी होता है बच्चों जो ये सोचता है कि हर आदमी का सेल्फ इंटरेस्ट होता है, यानी कोई ईमानदार नहीं है, सब बेईमान है। ये आदमी बड़ा नेगेटिव होता है, आ नेगेटिव पर्सन, नेगेटिव एंड पैसिमिस्टिक, ये पैसिमिस्टिक होता है। पैसिमिस्ट समझते हो? एक तो आशा है, निराशावादी होता है ना, इसलिए पैसिमिस्टिक आदमी हर चीज में निराशा देखता है। पर्सन हु थिंक्स दैट एवरीबडी इज सेल्फिश, ऐसा होता नहीं, वैसे बहुत ज़्यादा सेल्फिश होते हैं, लेकिन सारे तो सेल्फिश नहीं होते हैं। ये लेकिन ये सोचता है, वो उसको कहते हैं सिनिक, और सिनिकल उसका एडजेक्टिव हो गया, है ना, ही सिनिकल। तो अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये देखो ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हाँ क्या काम कर रहे हैं, कुछ ना कुछ इनका पैसे का लेन देन होगा इसलिए कर रहे हैं, ये तो नहीं करते आप। और इस तरह का जो आपका भाव पैदा होता है नेगेटिविटी का, उसको अपन सिनिसिज्म कहते हैं, ठीक है। नेगेटिविटी, पैसिमिज्म, नेगेटिविटी, पैसिमिज्म, अबे ना होने बस ये फर्क है, ठीक ना। तो ऑल दिस डिस्पाइट द सिनिसिज्म, लोगों में ऐसा, लोगों के अंदर भी ऐसा है, विथ विच मैनी सिटीजन्स नाउ व्यू अ पब्लिक सर्विस। लेकिन किसी ने ठीक कहा है यार, जब अपन पब्लिक, मतलब जो आम लोग होते हैं,
वो कई लोगों को ऐसे बेईमानी करते हुए देखते हैं तो सिनिक हो ही जाते हैं आप। हमेशा आदमी ऑप्टिमिस्टिक या पॉजिटिव नहीं रहता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट कि नहीं? समझो मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, अभी ना तो मैं सिनिक हूँ ना मैं आपका ऑप्टिमिस्ट हूँ, ये साधारण आदमी हूँ। लेकिन जब मैं ये बार बार देखूंगा यार जहाँ जाओ वहाँ बिना पैसे लिए काम नहीं करते, तो मैं क्या बन जाऊँगा? मैं सिनिक बन जाऊँगा। नहीं बन जाऊँगा, ये ध्यान रखना, ठीक है? तो ऑथर कह रहा है कि ये सब कुछ, ऑल दिस डिस्पाइट द सिनिसिज्म विथ विच मैनी सिटीजन नाउ व्यू अ पब्लिक सर्वेंट हाई और लो। और ये तब है कि जब हर सिटीजन देश का उस सब पब्लिक सर्वेंट को, चाहे ऊंचे पद के हों चाहे नीचे पद के हों, शक करता है उन पे, उनके बारे में उनको डाउट है। सिनिसिज्म समझ गया? नेगेटिविटी के साथ में निराशावादी के रूप में उनको देखता है कि ये यार जरूर बेईमान है, बिना पैसे लिए काम करेगा नहीं, ठीक है ना? या किसी रूप से भी। तो कॉम्पिटिशन इज इंटेंस एंड स्पेक्टेकुलर। स्पेक्टेकुलर होता है देखने लायक, शानदार। लेकिन ऑथर कह रहा है कि जो आपका ये जो कॉम्पिटिशन है ये इंटेंस है, बहुत ही तीव्र है और स्पेक्टेकुलर है। इसका अर्थ होता है स्प्लेंडिड, शानदार है, वर्थ सीइंग है, देखने लायक है। स्पेक्टेकुलर मीन्स दर्शनीय। ओनली अबाउट 900 कैंडिडेट्स, ऑथर कह रहा है कि केवल 900 कैंडिडेट्स, दैट इज लेस देन 4% ऑफ द दोज हु अपीयर फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अल्टीमेटली गेट अपॉइंटेड। और ये शानदार इसलिए है भैया कि जितने बच्चे प्रीलिम्स में एग्ज़ाम देते हैं, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम देते हैं आपके सिविल सर्विसेज का, ठीक है ना, उसमें से 900 बच्चे ही सिलेक्ट होते हैं। जो टोटल जो बच्चे इसमें भाग लेते हैं प्रीलिम्स में, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का, उसका केवल 4% है। देख लो क्या खतरनाक कंपटीशन। तो बिना मेहनत के कोई भी सफलता नहीं मिलती भाई बच्चों, ये ध्यान रखना आपका। केवल 4% बच्चे आगे सफल होते हैं। किन में? के 4% किसका है? लाखों बच्चे जो इस एग्जाम में भाग लेते हैं प्रीलिम्स में, फिर छंटाई हो जाती है, फिर मेंस होता है, फिर कई मेंस में रह जाते हैं कट ऑफ के अंदर, फिर आपकी इंटरव्यू होता है तो कई इंटरव्यू में रह जाते हैं। इनमें से टोटल मिला के 900 कैंडिडेट इसमें निकलते हैं, ठीक है? और उनको 900 कैंडिडेट को दे गेट अपॉइंटेड, फिर उनको नौकरियां सिविल सर्वेंट के रूप में, IAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर के रूप में उनको मिलती है। आई होप कि ये तो क्लियर हो गया आपको, हो गया ना? आगे पढ़िए। द चेंज नाउ, अब क्या बदलाव हो गया है? अब ऑथर शायद बदलाव के बारे में बात करेगा। ऑथर अपनी बात कर रहा है, ये भी एक सिविल सर्वेंट थे। व्हेन माय जनरेशन, मेरी जनरेशन के लोगों ने सिलेक्शन का जो उन्होंने अटेम्प्ट किया था, मेक अ बिड का होता है अटेम्प्ट करना, टू मेक अ बिड फॉर समथिंग का होता है टू मेक एन अटेम्प्ट, प्रयास करना। और ये बिड वर्ड भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको 20 बार बता रखा है आपका। इसमें बिड आपका नाउन है, केवल बिड का अर्थ होता है अटेम्प्ट, ध्यान रखना बच्चों, ठीक है? द dacoits made an abortive bid to loot the bank। सबको सीखो, सेंटेंस बनाना सीखो। इसका अबॉर्टिव का अर्थ होता है निष्फल, जो सफल नहीं हुआ। बिड का मतलब प्रयास। डेकोइट्स ने, डाकुओं ने बैंक को लूटने का असफल प्रयास किया। टू बिड फेयरवेल में बिड आपका वर्ब होता है, ये एड्यू, तो बाय बाय करना, इसको जाके स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे बाय बाय करना। इस रूप में बिड की जो फॉर्म है वो बिड, बेड और बिडन है। जब भी एक भी शब्द आता है तो ये आपकी फॉर्म में मैं आपको कराता हूँ, ध्यान रखना, ठीक है? और बिड का मतलब बोली लगाना भी होता है, तो अब इसकी फॉर्म होती है बिड बिड बिड, ध्यान रखना आप। तो ये बहुत खतरनाक है, और आपने इसको अगर ढंग से नहीं सीखा तो आप कहीं ना कहीं गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है? 4-5 bids were made on his life। अगर ऐसे लिखा हो तो क्या आप क्या करोगे? हाँ बच्चों, 4-5 bids were made on his life। आई होप कि तुम इसका समझ जाओगे। इसका अर्थ उसके जीवन में उसके ऊपर 4-5 बार उसका जीवन लेने का प्रयास हुआ। अच्छी तरह देख के करना बच्चों, ठीक है? तो ऑथर कह रहा है कि हम, मेरी जनरेशन में के लोग जो है ना आपके, 15 से 20 हज़ार कैंडिडेट थे रेस में फॉर द, और
इतनी ओपनिंग्स थी, बताओ कमाल हो गया। ओपनिंग्स भी इतनी थी, इतने पद भी थे और उतने कैंडिडेट थे, क्या मजा है, हैं? कहाँ 5%, 4%, कहाँ ये। देर वॉज ऑल्सो नो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, कोई प्रिलिम का एग्जाम भी नहीं था, विच नाउ क्रूअली एलिमिनेट्स अ मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेंट्स। तो ये मजाक में ऑथर कह रहा है, क्रूअली इसलिए कहा हुआ है कि यार देखो कितना वो हमें बुरा लगता है कि इनको बच्चों को निकाल दिया उन्होंने, लेकिन क्या करें, तभी तो कहा वो उसको हमको वो डिसपैशनेटली करते हैं, उसमें उनका पर्सनल इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि ये अच्छा लड़का है इसको पास कर देते हैं, नहीं, अगर उसने अच्छा किया तो होगा, नहीं किया होता नहीं होगा। इसको कहते हैं ऑब्जेक्टिव असेसमेंट, ध्यान रखना, ठीक है। क्रूरली का मतलब तो बड़ी क्रूरता के साथ में उनको एलिमिनेट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है कि ये इनको असफल घोषित कर दो। एलिमिनेट करते हो ना, आपका किसी को आगे बढ़ने से रोकना, जैसे कहते हैं ना हमारी टीम जो है क्वार्टर फाइनल में एलिमिनेट हो गई, इसका मतलब बाहर कर देना। और ऑथर ने उसको मजाक में कहा है कि बेचारों को बहुत ही क्रूरता के साथ में बाहर कर देते हैं यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स को, एप्लीकेंट्स को, उसमें आ गया एलिमिनेट। और कभी आपको मैं कभी बताता भी हूँ बच्चों कि आप जब 4 ऑप्शन में से 3 को एलिमिनेट करना भी सीखना पड़ता है। एलिमिनेट करता होता है टू रिमूव, कुछ भी कह लो, किसी भी रूप में कह लो, एलिमिनेट को खत्म करना किसी को आप, ठीक है। इसे एक शब्द देता हूँ इसका, एलिमिनेट का। Our team was eliminated in the initial rounds. In the initial round में बाहर हो गया आप, तो फिर किसको दोष दोगे, ठीक है। The current stiff का मतलब हो गया आपका सख्त। स्टिफ के बहुत सारे अर्थ भी होते हैं। My neck is slightly stiff, अकड़ी भी है। यहाँ पर स्टिफ का इस संदर्भ में इसका अर्थ हार्ड हो गया। स्टिफ का अर्थ डेड बॉडी भी होता है बाय द वे, याद रखना बच्चों, डेड बॉडी, ठीक है। एंड स्टिफ मीन्स हार्ड, दोनों रूप में, अकड़ी भी हार्ड है, दूसरा आपका मुश्किल है, ठीक है। द करंट स्टिफ, अभी जो हाल की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो बड़ी स्टिफ है, हार्ड है। ऑफ सिलेक्शन इंड्यूसेस मैनी ऑफ अस, इंड्यूस का अर्थ होता है प्रभाव के रूप पैदा करना, टू क्रिएट एन इफेक्ट या टू कॉज समथिंग कर सकते हो। ये जो है ना, इंड्यूसेस मैनी ऑफ अस इन माई एज ग्रुप टू बिलीव दैट, तो उनके अंदर ये हमने बिलीव किया, मतलब ये हमको ऐसा प्रभाव हमारे पैदा किया, हम ये सोचने लगे, मानने लगे दैट मोस्ट ऑफ अस वुड नॉट हैव पास्ड मस्टर अंडर द प्रेजेंट स्कीम ऑफ द एग्जाम। अभी हाल के एग्जाम में ना तो हम पास भी नहीं होते, उत्तर के कहने का अर्थ ये आपने समझना है। और ये बहुत शानदार फ्रेज है, एक सेकंड ना, वो लिंक क्रिएट कर दूं, पास द मस्टर, निदान नहीं लगाने जरूरत नहीं है, पास मस्टर बोलो, ठीक है। इसका तो टू अचीव अ एक्सेप्टेबल लेवल। अब वो क्या कह रहा है थोड़ा समझने की कोशिश करना बच्चों, ठीक है। पास मस्टर का तो होता है एक एक्सेप्टेबल लेवल अचीव करना। और तो ये कह रहे हैं हमारे टाइम में तो प्रिलिमिनरी भी टेस्ट नहीं होता था, और ये इसकी इतनी खतरनाक प्रोसेस को देखते हुए, कठिन प्रोसेस देखते हुए हमें ये भावना आई, कॉज टू थिंक मैनी ऑफ अस इन माई एज ग्रुप, मेरे एज ग्रुप में ये सोचते हैं, बिलीव करते हैं कि हम में से कई लोग अगर आज के तारीख में एग्जाम देते तो शायद जो आपका एक वांछित लेवल है उसको अचीव नहीं कर पाते। उसको कहते हैं पास मस्टर, वी कुड नॉट हैव पास द मस्टर या कुड नॉट हैव पास मस्टर अंडर द प्रेजेंट स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन। आज के एग्जामिनेशन की जो स्कीम है, योजना है, उसके तहत तो हम पास भी नहीं होते। टू पास मस्ट में टू अचीव एक्सपेक्ट लेवल है, दूसरे शब्दों में इसका तो है टू पास, सिंपली टू पास या टू मेक द ग्रेड। समझ में आया? ये बहुत शानदार फ्रेज है, याद कर लेना इसको, ठीक है। इन द यूपीएससी लिस्ट रिलीज अ फ्यू डेज अगो, कुछ दिन पहले जो यूपीएससी की लिस्ट निकली, जारी की, उसमें 304 कैंडिडेट थे वर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी। अभी एक बहुत सुंदर चीज़ें ये हमारे देश में होने लगी हैं, ठीक है। एंड 78 फ्रॉम द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। देखो आप EWS जिसे कहते हैं, 78 बच्चे उसमें से थे, ओके। और 251 बैकवर्ड क्लासेस में थे। ये देखा हमारी देश की कितनी डाइवर्सिटी है और किस तरह से सिविल सर्विसेज में उनका चयन किया जाता है, सबको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, सबको प्रतिनिधित्व दिया जाता है,
शेड्यूल कास्ट उसमें 129 थे और शेड्यूल ट्राइब 67 थे. कॉन्स्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ द ग्रुप ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स. ठीक है. विमेन जो है अमंग दीज वर अबाउट 150. तो सबका आंकड़ा कर दो लगभग 900 के आसपास निकलेंगे. वन ऑफ देम बैगिंग द थर्ड रैंक. और उनमें से लड़कियों में से 150 लड़कियां निकली, उनमें से एक ने तो थर्ड पोजीशन हासिल की. बैग यहाँ पर बैग का अर्थ क्या है? टू अचीव. टू बैग मीन्स यहाँ पर बैग का अर्थ है टू अचीव. देखो कैसे मीनिंग चेंज होते हैं शब्दों के. शी बैग्ड द थर्ड रैंक अमंग ऑल अपॉइंटेड. जितने उन्होंने अपॉइंट किए उनमें थर्ड रैंक था आपका, सब में से, लड़कों में से भी. अनडाउटेडली, बिना किसी शक के, दिस फिनोमिनन का मतलब दिस, ये प्रक्रिया, हैज ब्रॉट अबाउट, ब्रिंग अबाउट कर दो, मेक समथिंग हैपन, ये फ्रेज है. टू कॉज या टू मेक समथिंग हैपन, टू मेक समथिंग हैपन. तो अगर ऐसा होता रहा तो दिस विल ब्रिंग अबाउट ए चेंज इन आवर कंट्री. सबका रिप्रेजेंटेशन होगा तो पिछले तबके के लोगों को भी ध्यान रखने वाले उनके भाई बंदे होंगे, सबका ध्यान रखेंगे. ऐसी बात नहीं भाई बंदे कहीं नहीं है. ठीक है. और इससे क्या हुआ, एक नया एटीट्यूड आया. एटीट्यूड का मतलब आपका बर्ताव, आपका रवैया. और ड्राइव का मतलब आपका जोश टू अचीव, एक पैदा हो गया, प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई कि देखिए कितने निकलते, विच वर नॉट फुली विजिबल अर्लियर. ये चीज़ें पहले नज़र नहीं आती थी. लड़कियां नहीं है, बैकवर्ड क्लासेस के नहीं है, हैं, गरीब नहीं है. अब देखो कितने सारे बच्चे निकले. देखो आप कल्पना करो आप. 304 जनरल कैटेगरी, 78 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, बैकवर्ड क्लासेस 251, शेड्यूल कास्ट 129, शेड्यूल ट्राइब 67. बहुत शानदार ये रिप्रेजेंटेशन है सबका. ठीक है. टू अचीव विच वर नॉट फुली विजिबल अर्लियर. ये पूरी तरह दिखते नहीं, एका देखा तो कोई निकलता होगा. ऑथर कहने का अर्थ है एज यूजुअल, कि जैसा होता था, देर आर नंबर ऑफ इंजीनियर्स हु हैव मेड द ग्रेड. अब मेक द ग्रेड समझिए आपका, इसमें कई इंजीनियर्स हैं जो आपका ऐसे बन गए, आप सफल हो गए. 2 कैंडिडेट्स फ्रॉम तमिलनाडु वर विजुअली चैलेंज. इनमें से 2 कैंडिडेट थे तमिलनाडु से जो विजुअली चैलेंज थी, मतलब देयर आई साइट वॉज इम्पेयर्ड. मतलब आंखों से उनको दृष्टि नहीं थे, मे बी देवर साइटलेस, और यह साइट कम होगी. नथिंग कैन टच अस मोर. ऑथर कह रहा है कि वाकई यार कोई और चीज़ हमें, ठीक है ना, आपका हमारी भावनाओं को छू नहीं सकती. ये चीज़ें भावनाओं को छू जाती हैं. सक्सेस स्टोरीज ऑफ डिसएडवांटेज मेंबर सोसाइटी. ये सब कोलोकेशन इकट्ठा किया करो बच्चों, आपको लेखों में काम आएंगे. ये डिसएडवांटेज्ड मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी का अर्थ होता है कि सोसाइटी के वो लोग जो अच्छी चीज़ों से वंचित रहे, उनको लाभ नहीं मिल पाया, दे आर कॉल्ड डिसएडवांटेज्ड. स्कूल उनकी ऐसी रही गरीबों की, उसमें गाँव के इलाके में. Such as these candidates should help to dilute the age-old prejudice against those who are challenged. तो जो लोग चैलेंज्ड हैं, अभी चैलेंज का अर्थ क्या हुआ, देखो इसमें चुनौती का मतलब नहीं है. Those who are challenged means, ऐसे बोलते नहीं है लेकिन आपको समझाने बोल रहा हूँ कि जो लोग हाथ पांव से लाचार हैं, आंखों से लाचार हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ लोगों के मन में पूर्वाग्रह था. प्रिजुडिस का अर्थ होता है बायस, है ना, बायस या पूर्वाग्रह. पूर्व समझते हो, है ना, इसको बायस कहते हैं. बायस था कि ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे. अब देखो कर रहे हैं. तमिलनाडु से 2 लड़के निकले हैं जिनकी आंखें दृष्टि नहीं रही होगी शायद आपका, ठीक है. तो उनके प्रति जो है ना, डाइल्यूट का मतलब कम करना. एज ओल्ड मीन्स बहुत पुराना. प्रिजुडिस उनके खिलाफ बहुत पुराना था आपका. उनको कोई ढंग से देखता नहीं था, उनको सोचते थे सोसाइटी में बेकार हैं. क्यों बेकार क्यों है भाई? हाँ, वो लड़के भी IAS ऑफिसर बन रहे हैं, कई दूसरों से कई ज़्यादा बेटर हैं वो, ठीक है. चैलेंज का समझाना है इसमें. चैलेंज करता है कि जिनको आंखों के कारण या शारीरिक रूप से चैलेंज नहीं. कभी बड़ा, अरे बाप रे, थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा बच्चों. द इनॉर्मस मीन्स बिग. इनॉर्मस का अर्थ होता है वेरी बिग, ह्यूज. गार्गेंचुअन, इसको प्रोनाउंस करना गार्गेंचुअन, जाइगेंटिक, बहुत बड़ा, ठीक है. द इनॉर्मस केयर टेकन बाय द सक्सेसिव गवर्नमेंट्स. एक के बाद एक जो सरकारें आई, उन्होंने इसका ध्यान रखा इन चीज़ों का, ठीक है. और इसको ये ऐसे गढ़ गया, मतलब ऐसा बन गया है ये कि विच रिफ्लेक्ट्स. अब ये रिफ्लेक्ट का मीनिंग चेंज हो गया.
सोशल डाइवर्सिटी इज कमेंडेबल, जो हमारी सामाजिक विविधता को दर्शाता है, रिफ्लेक्ट करने को दर्शाता है। एंड इट इज कमेंडेबल, कमेंडेबल का अर्थ होता है प्रशंसनीय, कमेंडेबल का अर्थ होता है प्रेजवर्दी, प्रशंसनीय, वर्थ प्रेजिंग, है ना। क्या दिखाता है वो? हमारी सोशल डाइवर्सिटी। मैंने कहा ना आपको, देखो कितने कितने तरह के लड़के निकले हैं, ठीक है। दिस इज, और ये बहुत शानदार साइंस, तो ऐसे रट जाना चाहिए आपको, दिस इज एट इट शुड बी, ये ऐसा है जैसा होना चाहिए। इसको कैसे कहोगे? दिस इज एज इट शुड बी, तो ऐसे रट लो इसको यार, ये तो बहुत अच्छा सेंटेंस है। ऑथर कह रहा है ये ऐसे ही है जैसा इसको होना चाहिए था। इन ए कंट्री, ऐसी कंट्री में where despite all the gory happenings of violence, कई बार मैंने क्लास में कराया भी है, गोरी का अर्थ होता है, गोरी का अर्थ गाँव की गोरी नहीं है ये, है ना। गोरी का अर्थ होता है क्या? मैकबर, घासली, ग्रिसली, ये इसका अर्थ होते हैं घासली, ग्रिसली, खून खराबे वाला, ग्रिसली, मैकबर, या मैकाब्रे भी कहते हैं इसको, कई लोग प्रोनाउंस करते हैं मैकाब्रे, ठीक है ना। उसको कहते हैं गोरी, या खून खराबा हो खूब सारा। तो ये ऐसा होना है हमारी कंट्री में, जहाँ इतनी वायलेंस होती है कुछ रीजन्स में, ठीक है, वायलेंस होती है, खून खराबा होता है। देयर इज ए डिजायर टू पुश फॉरवर्ड टू एम्पावर द पुअर एंड द वीकन सेक्शन। तो इसलिए एक डिजायर है, इन चीज़ों पता लगता है हमारे देश में ऐसी इच्छा है, ठीक है, कि गरीबों को और जो वीकर सेक्शंस हैं, कमज़ोर वर्ग हैं समाज के, उनको एम्पावर करने के लिए आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। तो वो इस रिजल्ट से आपको नज़र आ रहा है। इसलिए मैं भी कह रहा हूँ आपको कि अगर ऐसा होता रहा तो हमारे देश में जो आपके अलग अलग वो बने हुए हैं ये सोशल सेक्शंस, वो खत्म हो जानी चाहिए, सब एक जैसे हो जाने चाहिए, ठीक है। बड़ा सुंदर। एम्पावर का मतलब ताकत देना हो गया, स्ट्रेंथन करना हो गया। एम्पावर, इट मीन्स टू स्ट्रेंथन। बात करते हैं ना एम्पावरमेंट ऑफ विमेन की, है ना, नारी सशक्तिकरण, तो शक्तिकरण है वो ऐसे। अब ऑथर कर ऑन द ग्राउंड क्या है? हाउएवर कैन वी रेस्ट कंटेंट। अभी रेस्ट कंटेंट का होता है एकदम, क्या कहते हैं उसको, संतोष होके बैठे रहना। तो रेस्ट कंटेंट, रेस्ट करना, कंटेंट में संतोष। तो शुड बी रेस्ट कंटेंट की ये सेलेक्ट हो गए हैं, अलग अलग ग्रुप के हैं, डाइवर्सिटी को शो कर रहे हैं, ठीक है, और नंबर भी ज़्यादा है इनके आ रहे हैं, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस हो रही है, ठीक है। इसलिए सिविल सर्विसेज की इमेज ट्रांसफॉर्म हो गई है। क्या हमको ऐसा संतोष करके बैठ जाना चाहिए? टू रेस्ट कंटेंट मीन्स टू सिट सेटिस्फाइड। आप ही कहोगे नहीं ऐसा क्यों, आगे और बढ़ने की जरूरत है। और हमसे सवाल पूछ रहा है कि कैन वी रेस्ट कंटेंट, क्या हमको संतोष होके रेस्ट कर लेना चाहिए, बैठ जाना चाहिए विद द इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। कि प्रोग्रेस इंक्रीमेंटल तो है, नंबर तो बढ़ रहे हैं, इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस का तो नंबर बढ़ रहे हो, दैट वी हैव अचीव टुवर्ड्स ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब बदलना, अच्छे के लिए बदलना, ऐसे बदलना नहीं। इमेज ऑफ द सिविल सर्विस की इमेज बदलने के लिए उसमें इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस तो हो रहे हैं। देखो कितने लोग सेलेक्ट हुए। ऑथर कह रहा है, जवाब दे रहा है, सवाल पूछ रहा है, जवाब भी दे रहा है, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। मेरी रिजर्वेशन, यहाँ पर रिजर्वेशन का अर्थ देखो मीनिंग कैसे चेंज हो गया बच्चों, पता है इसमें रिजर्वेशन का डाउट है। रिजर्वेशन का यहाँ डाउट हो गया, शक हो गया। कैसे शब्दों के अर्थ चेंज होते हैं इंग्लिश में यार, तभी तो हम लोग परेशान होते हैं, जान नहीं पाते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो कह रहे मेरा डाउट ये है, मेनली ये है, मुख्यतः ये है, ठीक है, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण। बहुत सारे वर्ड्स फ्रेजेस में है, ये ऊपर में लिखा ओविंग टू, मेरे ख्याल से लिखा था पहले, कि पहले कराया मैंने ओविंग टू, बिकॉज ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स के कारण। तो मेरा शक है इसमें, ये शक क्यों है कि इस कारण से है, वो कारण बताएगा अभी ऑथर आपको। ऑन अकाउंट ऑफ द टू मेजर चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हायर सिविल सर्विसेज, ये दो चार्जेस के ऊपर मेरे को शक है। क्या हम मान लें कि इतने सारे ज़्यादा लोग आ रहे हैं, गरीब तबके के आ रहे हैं, तो हम बिल्कुल संतुष्ट होकर बैठ जाएं? तो ऑथर कह रहा है बिल्कुल नहीं, मेरे डाउट हैं, और वो दो चीज़ों के लेके हैं, ठीक है। और वो है मेजर चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हायर सिविल, जो हायर सिविल सर्विसेज पे जो चार्जेस लगते हैं कि ये सरकार का पिछलगू है, ये सही काम नहीं करता है, इनमें इतनी पावर होनी चाहिए कि ये सबसे लड़ ले, तो कोई भी पावर, स्पेशली द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एंड द इंडियन पुलिस सर्विस।
वेर एवर वी गो विद इन द कंट्री, जहाँ भी जाते हैं इनको लेके ये प्रॉब्लम है, इनके ऊपर बहुत सारे चार्ज लगते हैं, मेजर चार्जेस का लेवल इनके खिलाफ लगते हैं। चार्ज लेवल का अर्थ होता है चार्ज लगना, टू लेवल चार्जेस अगेंस्ट, ठीक है। दीज आर टू डू विद द ग्लेयरिंग इनसेंसिटिविटी टू द पोर सिटीजन, और ये जो अब चार्ज लगते हैं, ज्यादातर इसमें चार्ज काहे के हैं, ये दिखाते हैं, और यहाँ पर ग्लेयरिंग का अर्थ है बैड, वेरी बैड। ग्लेयरिंग मिस्टेक मीन्स बिग मिस्टेक, अ बैड मिस्टेक, अ बैड मिस्टेक, ठीक है। इनसेंसिटिविटी का अर्थ होता है आपका संवेदनशीलता, संवेदनशीलता की कमी, किसके प्रति, पुअर सिटीजन के प्रति, उनकी आपकी इनसेंसिटिविटी है, गरीबों पे ध्यान कोई नहीं देता है। एंड द ग्रीड, लालच, दैट स्टिल अफ्लिक्ट्स अ सेगमेंट ऑफ द सिविल सर्विस, और तो ये नहीं कि सब बेमान है, लेकिन लालच इनके मन में भी आता है। एफ्लिक्ट का मतलब किसी बीमारी से ग्रसित होना, सेगमेंट का मतलब भाग, तो ऑथर कह रहा है कि ये सिविल सर्विस का एक भाग है जिसमें ये ग्रीड की बीमारी अभी है। एफ्लिक्ट का मतलब किसी बीमारी से ग्रसित होना, और ये बीमारी है ग्रीड की, लालच की, मतलब पैसा खाने का। द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड द डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस आर द टू पावरफुल एंड विजिबल सिंबल्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ये पावरफुल भी हैं और दिखाई देते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रतीक हैं, ये सिंबल्स हैं, ठीक है। देयर आर 739 डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एंड एज मैनी कलेक्टर्स एंड एसपी, सब में कलेक्टर भी एसपी भी हैं। ऑल्दो, तो पॉन्शॉ, इसको प्रोनाउंस करना पॉन्शॉ, अमेरिकन इसको पेंशन प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन इसको अगर ब्रिटिश प्रोनाउंस करोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन है पॉन्सो, पॉन्सो, और इसका मीनिंग होता है लाइकिंग, ठीक है, आपका लाइकिंग, प्रोपेंसिटी, प्रेडिलेक्शन, बहुत सुंदर वर्ड है। प्रेडिलेक्शन मीन्स आपकी इच्छा, डिजायर, ठीक है, आपकी लाइकिंग। तो उनकी क्या, उनका क्या पहुंच, ऑल तो पहुंच रहा मैनी स्टेट गवर्नमेंट्स का, उनकी क्या लाइकिंग है, क्या चाहते हैं वो, कि खूब सारे नए नए जो है ना आपके छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएं, कि उनको और आईएस ऑफिसर मिलेंगे, एसपी मिलेंगे ना आपका, टू क्रिएट मोर स्मॉल डिस्ट्रिक्ट्स, एस्केलेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, तो उससे एक्सकेलेट मतलब बढ़ाना होता है ना, तो उससे क्या होगा, अगर वो ऐसा करेंगे तो उससे क्या होगा, जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर है वो बढ़ेगा, इसका मीनिंग होता है टू इंक्रीज, ये बढ़ेगा। और टाइनी डिस्ट्रिक्ट्स मेक ऑफिसर्स मोर इजीली अवेलेबल टू द कॉमन मैन इन डिस्ट्रेस, बढ़ेगा, लेकिन जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं वो जो लोग तकलीफ में हैं, तो जो आपके सरकारी ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए वो तुरंत एक्सेसिबल हो जाएंगे। और ये लोग कैसे हैं, जो हमेशा लुक अप टू ऑफिशियल डम फॉर असिस्टेंट ऑलमोस्ट ऑन ए डेली बेसिस, रोजमर्रा के ऑफिस के कामों के लिए उनकी तरफ देखते हैं। इफ ए कलेक्टर एंड एन एसपी आर इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल का होता है जो पाउंड से रीच से बाहर हो, नॉट रीचेबल, ये शुड बी एक्सेसिबल, लेकिन अगर इनएक्सेसिबल है वो तो नॉट रीचेबल है, नॉट रीचेबल, जहाँ पर गरीब लोग वहाँ तक पहुँच नहीं सकते वहाँ तक, एज इन द केस इन मोस्ट ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट्स, ज़्यादातर ऐसा है, गरीब लोग आदमी कहाँ पहुँचते हैं आपका कलेक्टर के पास में। इट शोज द होल एडमिनिस्ट्रेशन इन ए बैड लाइट, और ये पूरे प्रशासन को एक बहुत खराब लाइट में दिखाता है। खराब लाइट का मतलब उसके लोगों के मन में उसके प्रति बुरी भावनाएं आती है, यार ये क्या बेकार है, कोई काम के नहीं है। देर आर फ्यू यंग ऑफिसर्स हु आर डिफरेंट फ्रॉम द मेजोरिटी, कुछ यंग ऑफिसर्स ऐसे हैं जो दूसरों से, मेजोरिटी से अलग है, एंड पुट देयर हार्ट एंड सोल इनटू इट, ये भी एक फ्रेज है, पुट वंस हार्ट एंड सोल इनटू इट, तो किसी काम में पूरा दिल और आत्मा लगा देना, टू इट, पूरे दिल से काम करते हैं। इनटू द टास्क ऑफ एलिवेट, एलिवेट का तो कम करना है ना, एलिवेट, एलिवेट का तो होता है कम करना, मिटिगेट करना, मिटिगेट करना, मिटिगेट समझते हो ना, कम करना। अपन कहते हैं ना पावर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, है ना, एलिवेटिंग द मिजरीज, मिजरी में दुख, मिजरी का तो होता है दुख, फुल फॉर्म हो गया मिजरीज, सफरिंग, पेन, सफरिंग, His life is full of misery, जीवन में बहुत दुख है। It is this band of officers, band का ग्रुप, who should somehow be enlarged, ऐसे लोगों के, अफसरों के जो ग्रुप को इनलार्ज करने का हो सकता है, और जल्दी से कैसे करेंगे वो अलग बात है।
द sheer वर्कलोड ऑफ ए कलेक्टर एसपी may prevent them from finding time to interact with every citizen. बात भी सही है. sheer वर्कलोड, sheer का मतलब कंप्लीट. बड़ा सुंदर वर्ड है. इसका दूसरा एक अर्थ होता है नथिंग एक्सेप्ट. इसके अलावा कुछ नहीं. मतलब काम ही है उनके अलावा, और इतना वर्कलोड है, ठीक है, कि उससे उनके पास में लोगों के साथ में इंटरेक्ट करने का टाइम नहीं मिलता है, लोगों से नहीं मिल पाते हैं. बट दिस रियलिटी डज नॉट कन्विंस द सिटीजन. लेकिन जो रियलिटी है ना, ये सिटीजन उससे कन्विंस नहीं होता है, उसको विश्वास नहीं होता है कि काम बहुत ज़्यादा है, कलेक्टर साहब पास में मिल नहीं पाते. ही फील्स स्क्वायरली अग्रीव्ड. अगेन स्क्वायरली का मतलब कंप्लीटली होता है, और वो बहुत ही पूरी तरह से दुखी हो जाता है. स्क्वायरली अग्रीव्ड, अग्रीव्ड का अर्थ होता है दुखी. कंप्लीटली ना आपका कंप्लीटली सैड कह लो. दैट ओनली द रिच. और वो क्या सोचता है फिर कि जो रिच हैं लेकिन गरीब नहीं है, नॉट द पुअर, कैन गेट थिंग्स डन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, आज़ादी के बाद के भारत में, आज़ाद भारत में केवल जो अमीर हैं वही, ठीक है, गेट थिंग्स डन, काम करा सकते हैं. गरीब तो काम करा सकते नहीं, ऐसे उनके दिमाग में आ जाता है. दिस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन इज एग्जर्सरबेटेड. ये प्रोनाउंस करना भी आना चाहिए आपको. एग्जर्सरबेटेड का अर्थ होता है एग्रीवेट करना, उसको वर्षन कराना. ये अच्छा वर्ड मैं आपको कराता हूँ इसको पूरा. ये वर्ब है, इट मीन्स टू एग्रीवेट या टू वर्सन. बद से बदतर होना. गो फ्रॉम बैड टू वर्स. गो फ्रॉम बैड टू वर्स. अगर बच्चों ये अखबार भी आप ढंग से पढ़ लें तो डिटेल में कराओ, नहीं तो सारे शब्द आपको आ जाएं, भाषा आपको आ जाए. कोई एग्ज़ाम, एनी एग्ज़ाम विल बिकम अ चाइल्ड्स प्ले. लेकिन करते नहीं हो, देखते भी नहीं हो. 1 घंटे ज़्यादा का ये बनेगा, 5 मिनट देखकर बंद हो गया. तो ऐसे देखने थोड़ी काम चलेगा. ये तो आपको 2-3 बार देखना पड़ेगा, ध्यान रखना, ठीक है. दिन भर में शब्दों को निकालना पड़ेगा. तो ऑथर कह रहा है दिस अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, ये दुर्भाग्यपूर्ण जो परिस्थिति है, सिचुएशन है, वो और भी खराब हो जाती है. किस फैक्ट से? इस फैक्ट से अब बताता हूँ. एग्जाम्पल का प्रयोग और भी यहाँ सुनने देता हूँ. ऑफिसर एट द लोअर लेवल्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी आर ईदर, या तो इनसेंसिटिव हैं और दे डिमांड इलीगल ग्रेटिफिकेशन. इलीगल ग्रेटिफिकेशन का तो होता है रिश्वत. ये वर्ड आना चाहिए आपको. तो ब्राइब तो सबको आता है, लेकिन ये तो नहीं आएगा सबको. इलीगल ग्रेटिफिकेशन क्या होता है, ठीक है. वो डिमांड करते हैं टू प्रोवाइड ए सर्विस, ठीक है, विच इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन. जो फंडामेंटल सिटीजन राइट है, उसकी उस काम के लिए वो पैसे मांगते हैं. और या फिर गरीबों के प्रति वो इनसेंसिटिव है, संवेदनहीन है. थोड़ा एग्जर्सरबेट का आपको समझ देता हूँ मैं एक बार आपको. एग्रीवेट और टू वर्सन, एग्जर्सरबेट, इसको प्रोनाउंस भी करना आपने. एक आदमी को जुकाम है और आइसक्रीम खा रहा है, तो उसको मैंने ये कहा, इफ यू ईट दिस आइसक्रीम इट विल एग्जर्सरबेट. प्रोनाउंस भी करना बच्चों, प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा. इट विल एग्जर्सरबेट योर कोल्ड. अब आपको समझ आ गया हो. अगर तूने आइसक्रीम खाई, इफ यू ईट दिस आइसक्रीम इट विल एग्जर्सरबेट योर कोल्ड. इसी तरह बुखार जो, सॉरी, जुकाम जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, बद से बदतर हो जाएगा. अब समझ आ गया. तो वो कह रहा है कि ये जो सिचुएशन है इससे और भी ख़राब हो जाती है. जो ऑफिसर्स होते हैं लोअर लेवल्स पे, या तो इनसेंसिटिव, लोअर लेवल पे इनसेंसिटिव हैं, और या फिर वो पैसे की डिमांड करते हैं किसी सर्विस के लिए, काम करने के लिए. इन स्पाइट ऑफ एडमिरेबल रिफॉर्म्स, बहुत सारे रिफॉर्म्स हमारे देश में हुए हैं. एडमिरेबल कहता है प्रशंसनीय, सुधार, मेजर एंड टाइनी, बड़े भी हैं छोटे भी हैं, ब्रॉट अबाउट बाई द प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, जो अभी हाल की गवर्नमेंट ने किए हैं. तो कॉमन बिलीफ इज दैट वेरी फ्यू थिंग्स गेट डन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड ऑफ गवर्नमेंट. देखो, गवर्नमेंट को पिरामिड के रूप में ले रखा है. पिरामिड समझते हो आपका? पिरामिड ये माना जाता है, ये पिरामिड है. और जब एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ाते हैं तो इसका ये बेस होता है, इसको पिरामिड कहते हैं. तो ऑथर कह रहा है कि जो सबसे निचले तबके के हैं, पिरामिड के नीचे हैं, वो, अभी एक और फ्रेज आ गया देखो, टू ग्रीस समबडीज पाम. वो ये सोचते हैं
कि बिना रिश्वत, टू ग्रीज समबडीज पाम का अर्थ होता है टू ब्राइब समबडी, टू ग्रीज समबडीज पाम, इसका तो टू ब्राइब समबडी, ब्राइब नाउन वर्ब दोनों है, हाँ, इसको रिश्वत देना कोई काम होता ही नहीं है। एज समवन पुट इट, किसी ने ऐसा कहा, पुट इट मीन्स ऐसा किसी ने कहा है कि कई कंट्रीज में ना, इन मैनी कंट्रीज इन द वेस्ट में बहुत सारी कंट्रियों में कि सिटीजन जो है आपका किसी सिविल सर्वेंट को ब्राइब देते हैं, टू परसुएट का मतलब मनाने के लिए, काम बनाने के लिए, ठीक है आपका, कि वो काम न करने के लिए पैसा देते हैं जो उसको लीगली करना है, विच इज लीगली रिक्वायर्ड टू डू। समझो उसको कोई काम करना है तो वो काम वो ना करे, इसलिए वहां के लोग रिश्वत देते हैं। पता नहीं आपको ये व्यंग समझ आएगा या नहीं आएगा। ऑथर कह रहा है कि कुछ एज समवन पुट इट मीन्स, कुछ लोगों ने, किसी ने ऐसा कहा है कि वेस्ट की यानी पश्चिम की बहुत सारी कंट्रीज में एक सिटीजन जो है किसी सिविल सर्वेंट को ब्राइब ऑफर करता है, रिश्वत ऑफर करता है, काहे के लिए? टू ओमिट, ओमिट का मतलब ना करना, टू ओमिट डूइंग समथिंग, किसी काम को ना करना, विच इज लीगली रिक्वायर्ड टू डू, जो उसको कानूनी रूप से करना है, उस काम को ना करने के लिए रिश्वत दी जाती है। और इंडिया में क्या होता है? इन इंडिया वन विल हैव टू रिजॉर्ट टू ब्राइबिंग अ पब्लिक सर्वेंट टू कंपेल हिम टू डू समथिंग विच इज एंजॉइंड बाय द लॉ टू डू। यहाँ पर एंजॉइन का मतलब होता है उसकी ड्यूटी है, लॉ द्वारा उसकी ड्यूटी निर्धारित कर रखी है कि उसने ऐसा करना है, तो उसको करने के लिए रिश्वत देते हैं, वहां वो न करने के लिए रिश्वत देते हैं। और इंडिया में जो कि उसकी ड्यूटी है करना, ठीक है, उसको करने के लिए रिश्वत देते हैं। उसकी ड्यूटी है कि आपको राशन कार्ड दे, आपको ये करे, आपको फेयर प्राइस शॉप में आपको राशन मिले, नहीं देता वो तो उसको दे वो, ताकि उसको रिश्वत दो। तो दोनों का उसने अंतर बताया, ठीक है। आप तो ऑथर कह रहे हैं नथिंग कैन बी मोर डैमेजिंग, डैमेजिंग जो बहुत ही नुकसानदायक हो, बहुत बुरा हो, ऑन द कमेंट्री है, ये बड़ी टिप्पणी है ऑन द स्टेट ऑफ आवर सिविल सर्विस, ठीक है। फिर नीचे उससे आया स्टेट ऑफ द पुलिस की स्टेट क्या है, चलो अब थोड़ा सा बचा है। आई एम पर्टिकुलरली कंसर्न अबाउट दिस सिचुएशन, वो कह रहा है कि मैं इस सिचुएशन से बहुत ही मेरे को चिंता है, कंसर्न मीन्स यहाँ पर चिंता है, दैट प्रिवेल्स, प्रिवेल्स मतलब जो एग्जिस्ट करती है, प्रिवेल का मतलब एग्जिस्ट करना, जो सिचुएशन अभी प्रिवेल करती है यानी टू एग्जिस्ट, जो वर्तमान में है, ठीक है, उसको कहते हैं एग्जिस्ट करना, ठीक है। दैट प्रिवेल्स इन आवर पुलिस स्टेशंस, तो उससे मुझे बहुत चिंता है। ऑथर कह रहा है देयर आर मोर देन 15,000 ऑफ देम इन द कंट्री, 15,000 ज़्यादा हैं आईपीएस ऑफिसर्स दूसरे, एंड नंबर ऑफ देम हैव नो डाउट डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स विद देयर रेडीनेस टू सर्व द नॉट सो लिटरेट एंड द पुअर। कई लोगों ने अपने आप को डिस्टिंग्विश किया यानी प्रसिद्धि पाई है, कैसे, क्या करके? कि उनकी सेवा करके जो पढ़े लिखे नहीं है, गरीब है, नॉट सो लिटरेट में जो गरीब है, एंड द पुअर है, पढ़े लिखे भी नहीं है, पुअर में, उनकी सेवा करके उन्होंने अपने लिए स्थान बनाया है, अपना नाम कमाया। दे हैव डिस्टिंग्विश देमसेल्व्स मीन्स नाम बनाया है, फेमस हुए हैं। सैडली, लेकिन ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ए मेजोरिटी स्टिल हैव अ ब्लेमिश रिकॉर्ड ऑफ इल ट्रीटिंग द पुअर, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनका रिकॉर्ड खराब है। ब्लेमिश रिकॉर्ड का तो होता है दागदार रिकॉर्ड, ठीक है, ब्लेमिश रिकॉर्ड, ब्लेमिश का तो होता है कोई दाग, ठीक है, ब्लेमिश रिकॉर्ड का तो हो गया दागदार रिकॉर्ड है उनका, दाग समझ गए, उसमें बहुत सारे दाग लगे हुए हैं। होना कैसे, रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए? रिकॉर्ड शुड बी अनब्लेमिश्ड, कोई दवा नहीं हो उसमें, आप अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड ऑफ सर्विस ऐसे बोलते हैं। तो किसी की अपनी तारीफ करनी हो, इस आदमी ने 20 साल पुलिस में नौकरी की है, ही हैज एन अनब्लेमिश्ड रिकॉर्ड ऑफ सर्विस, तो उसकी सर्विस के रिकॉर्ड में कोई दाग धब्बा नहीं है, रिश्वत नहीं ली, कभी किसी को उसने दुखी नहीं किया, इल ट्रीटिंग, उनका कोई इल ट्रीट नहीं किया पुअरों को, गरीबों को। एज ए रिजल्ट अ पुलिस स्टेशन हैज बिकम एन इंस्टीट्यूशन दैट इज सन बाय द लॉ अबेडिंग। इसलिए क्या हो गया कि पुलिस स्टेशन ऐसा इंस्टीट्यूशन बन गया, ऐसा आपका इंस्टीट्यूशन बन गया है कि जिसको लोग अवॉइड करते, शन का तो अवॉइड करना, टू शन समबडी या समथिंग करता होता है, टू अवॉइड समथिंग, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ खराब है इसलिए। और लॉ अबेडिंग सिटीजन का तो होता है कि वो सिटीजन जो कानून की पालना करते हैं, उसको कहते हैं। जैसे अब किसी की तारीफ करनी हो ना, ये कभी गलत काम नहीं करता, इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, बोलो कैसे, ही इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन,
अबाइड का अर्थ होता है पालना करना, और अगर आप ये कह रहे हो इज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, इसका अर्थ है ऐसा वो नागरिक है जो कानून की हमेशा पालना करता है। दिस इज वेयर आई वुड लाइक टू सी अ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन पुलिसिंग। तो ऑथर इसलिए कह रहा है कि यहाँ पर जो है पुलिसिंग में, पुलिस की सेवा में क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट चाहिए, ठीक है ना आपका, क्वांटिटेटिव नहीं, मतलब आपने सिपाही बढ़ा दिए, अफसर बढ़ा दिए, सब इंस्पेक्टर बढ़ा, वो नहीं, क्वालिटेटिव, उसमें एक जो है गुणात्मक जो है सुधार मैं देखना चाहता हूँ, विच हैज़ टू बी अशर्ड इन बाय द न्यू आईपीएस रिक्रूट्स। और ये जो है नए निकले ना आईपीएस ऑफिसर, उनके लिए भी इसमें आपका एक तरह का मंत्र है। तो वो ऑथर कह रहा है कि मैं चाहता हूँ कि ये इनके द्वारा शुरू हो। अशर इन का अर्थ होता है इंट्रोड्यूस करना, अशर इन टू इंट्रोड्यूस। तो इसको इंट्रोड्यूस कौन करेगा इसको? तो ऑथर ने कहा है कि ये जो नए आईपीएस निकले हैं, नए रिक्रूट, इनको करना चाहिए, इनको पढ़ लेना चाहिए कि हम सारे पुलिस स्टेशनों को, जो मेरे नीचे आएंगे उनको मैं आदर्श पुलिस स्टेशन बनाऊंगा, ठीक है, जो हमेशा सिटीजन फ्रेंडली होंगे, जहाँ पर किसी भी गरीब आदमी को तंग नहीं किया जाएगा, कोई रिश्वत नहीं ली जाएगी, सरकार पैसे देती है बहुत सारे, क्या प्रॉब्लम है। Wherever they see injustice or violence against unsuspecting, सीधे साधे भोले वाले हैं, ये आना चाहिए आपको। वो बेचारे उनको सस्पेक्ट नहीं करते, उनको कहते हैं अनसस्पेक्टिंग। तो कहते होशियार होते हैं, उनको पता पहले अरे ये गड़बड़ करेगा रे। लेकिन अनसस्पेक्टिंग सिटीजन्स का अर्थ होता है सिटीजन्स विच आर मीक, भोले वाले, सिटीजन्स हु आर मीक, मीक समझते हो, भोले वाले। It will be for them to rise in protest and instill sense. Instill sense को sense डालना, सेंस का होता है to put sense into somebody or something. उनमें सेंस डालना पड़ेगा, किसमें? In their subordinates ranks. आईपीएस ऑफिसर के नीचे जितने भी आपके सबऑर्डिनेट रैंक्स हैं, जिसमें इंस्पेक्टर्स हैं, सब इंस्पेक्टर्स हैं, एएसआईज हैं, है ना, as well as their supervisor, जितने सुपरवाइजर में, there is a real danger of the image of the Indian police diminishing further. ऐसा खतरा है कि इंडियन पुलिस की जो आपका इमेज है, छवि है, वो और ज़्यादा डिमिनिश मतलब कम होना, रिड्यूस होना, ठीक है। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, बिकम लेस, डिमिनिश, इनकी छवि कम हो रही है फर्दर। इफ द इनकमिंग ऑफिसर जस्ट मार्क देयर टाइम मीन्स ये फ्रेज है टू मार्क वंस टाइम, अच्छी फ्रेज भी है इसमें बहुत सारी आपको, तो इसका मतलब जो पास टाइम, ये नए आईपीएस ऑफिसर आ रहे हैं उनके लिए मैसेज है, वो कह रहे वो आए टाइम पास के चले गए तो छवि तो बिगड़ेगी, ठीक है, बल्कि उनको टाइम पास नहीं करना है, उनको अपनी ड्यूटी समझनी है, गरीबों की मदद करनी है। एंड इफ दे डू नॉट पुट देयर फुट डाउन, ये भी एक फ्रेज है, टू पुट वंस फुट डाउन, ठीक है, टू पुट वंस फुट डाउन, इसका अर्थ होता है अच्छे काम के लिए अड़ जाना, अच्छे काम के लिए अड़ जाना कि ये नहीं होगा, ध्यान आप, ठीक है। टू इंसिस्ट दैट समथिंग बैड विल नॉट बी अलाउड, ये इसका मीनिंग है, नहीं चलेगा ये, पुट योर फुट डाउन, हट जाना आप। व्हेन इट कम्स टू अनएथिकल प्रैक्टिसेस, और कहीं भी अगर अनएथिकल प्रैक्टिसेस हो रही हैं, ये सब ये भी आना चाहिए आपको, क्या होती है अनएथिकल प्रैक्टिस? अनएथिकल अर्थ होता है इमोरल प्रैक्टिसेस, कार्य, प्रैक्टिस मीन्स कार्य है, और इसका इमोरल एक्टिविटीज। अगर कोई इमोरल एक्टिविटी किसी भी तरह की हो, ठीक है, तो उसको वो रोकें और उसमें अड़ जाएंगे, नहीं इसने किया है मैं सजा दूंगा, छोड़ना नहीं मैंने इसको कुछ भी। वी हैव लार्ज कोर का सेंट्रल पार्ट ऑफ इनलाइटेंड सीनियर ऑफिस ऑफिसर्स, हमारे पास बहुत सारे आपके सीनियर ऑफिस ऑफिसर्स हैं, सचमुचे हैं भारत में बहुत सारे, ठीक है, हु कैन मोल्ड द करेक्टर, जो इनके करेक्टर को मोल्ड कर सकते हैं, मोल्ड मतलब उसको अच्छी तरह से अच्छे सांचे में ढाल सकते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छा फ्रेज सबको आना चाहिए, टू मोल्ड द करेक्टर। आजकल समाज में जो बीमारी फैली हुई है, ये सब माँ बाप की कमी के कारण है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। आपका मम्मी और पापा जो है फर्स्ट टीचर होते हैं, अगर ये ढंग से उनको बच्चों को करें तो आपको समाज के अंदर कोई रेपिस्ट नहीं मिलेगा, कोई आपका क्रिमिनल नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखना। अनफॉर्चुनेटली रोज देख रहे हो आप, 6 साल की बच्ची के साथ गैंग रेप,
तो उनके माँ बाप ने उनको कैसे बड़ा किया होगा, समझिए मेरे को आप। एनीवे, अनएथिकल का अर्थ होता है इमोरल प्रैक्टिसेस। वी हैव अ लार्ज कोर ऑफ एनलाइटेंड सीनियर ऑफिसर्स हु कैन मोल्ड द कैरेक्टर ऑफ द न्यू एंट्रेंस। तो इसको कैसे करते हैं आपका, तो जब ये ट्रेनिंग में होंगे ना आपके, तो सीनियर ऑफिसर वहाँ जाएंगे और उनके एकेडमी में जाके उनको भाषण वगैरह देंगे, उनके साथ में इंटरेक्शन करेंगे। दिस हाउ दे कैन मोल्ड देयर कैरेक्टर। उनको बता सकते हैं यार पैसा सब कुछ नहीं भाई, ठीक है। मोल्ड का मतलब क्या समझे आपका, तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स टू मोल्ड द कैरेक्टर। बचपन से ठीक रहेंगे तो कोई चोर नहीं होगा, कोई आपका रेपिस्ट नहीं बनेगा, कोई गुंडा नहीं बनेगा, है ना। दे डू नॉट प्ले दिस डेस्परेटली नीडेड। और अगर ये वो रोल नहीं निभाएंगे, कौन, ये सीनियर ऑफिसर्स, है ना, तो वो फिर जो सिविल सर्विसेज के जो फादर हैं, उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल को माना जाता है सिविल सर्विसेज के फादर। ये जीके में काम आएगा आप, ठीक है। तो फिर वो उनके धोखे को, उनके विश्वास को धोखा देंगे। कौन, ये सीनियर ऑफिसर जाके उनको मोल्ड नहीं करेंगे ना आपका, ठीक है। और ये खुद भी ठीक नहीं होंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो जिनको सिविल सर्विस का फादर कहा जाता है, इनके विश्वास को हम धोखा देंगे, ये इसका मीनिंग हो गया, ठीक है। और इनको बहुत विश्वास था आईपीएस और आईएएस ऑफिसर में। तो रिपोज का मतलब होता है रखना, ठीक है ना। तो रिपोज ट्रस्ट का मतलब ट्रस्ट रखना, बहुत सुंदर फ्रेज है ये। टू रिपोज ट्रस्ट इन समबडी, किसी में विश्वास रखना। तो इनका वल्लभ भाई पटेल, इसलिए बहुत सारे पुलिस ट्रेनिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनका नाम इसी से है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से, ठीक है ना। हमारे जोधपुर के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी है पुलिस ट्रेनिंग की, उसका नाम भी सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो वो आईपीएस और आईएएस ऑफिसर के फादर कहे जाते हैं, ठीक है। एंड ही रिपोज्ड ट्रस्ट इन आईपीएस एंड आईएएस ऑफिसर्स, ठीक है। तो वो कह रहा है अगर ये ऐसा नहीं किया, हमने उनके कैरेक्टर को मोल्ड नहीं किया, उनको हमने इस तरह से तैयार नहीं किया कि वो अनएथिकल प्रैक्टिस को रोकें, ठीक है, गरीबों की सेवा करें, तो फिर हम लोग बिट्रे का मतलब धोखा देना होता है। ये नहीं आता, वर्ड्स को भी सीखिए आपका, ठीक है। बिट्रे का तो होता है टू डिसीव, धोखा देना, ठीक है। इफ आई से यार ही हैज बिट्रेड मी, तो उसने मुझे धोखा दिया, ही हैज बिट्रेड, मुझे धोखा दे दिया उसने मेरे को, ही हैज बिट्रेड मी। ये सब आना चाहिए, आप क्यों नहीं आना चाहिए, अरे ये कहाँ चला गया, हाँ? ठीक है। तो हम लोग अगर ऐसा हमने नहीं किया, तो ये जो आईएएस और आईपीएस के फादर कहे जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, इनके विश्वास को हम धोखा देंगे, इसलिए करना बहुत जरूरी है। जो लेखक है ये आर.के. राघवन है, पहले पुराने सीबीआई डायरेक्टर भी हैं वो, आप समझ सकते हो आप कितने सीनियर आईपीएस ऑफिसर होंगे वो, और साइप्रस में इंडिया के हाई कमिश्नर भी थे वो, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप कि ये आप करोगे बच्चों, इसको अच्छी तरह पढ़िए, सारे शब्दों को लिखो, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं ये, और इसलिए मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मेरी घड़ी में रात के ठीक 12 बज गए हैं आपके, पहले नेट नहीं आ रहा था, कई परेशानी है, तभी मैं आपको करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो पसंद आए तो भैया इसको लाइक शेयर वगैरह करें, और जो मेरे चैनल पर नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।